वो बोलूँगा सही तरीके से और ये भी बोलूँगा कि अगर मैं नहीं करते हैं अगेन अच्छा सकलैन का क्वेश्चन है, सकलैन ने रेज़ हैंड किया है, सकलैन पूछो फिर मैं आगे बढ़ूँ। सर मेरे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन है, 2-3। रहा हूँ कि आपको एस्से में ये काम आएगा। अगर एस्से वाटर पर आता है, तो उसकी तमाम डायमेंशंस मैं आपको कवर करके पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, ठीक है? वाटर पढ़ाना बहुत आसान है, प्रॉब्लम्स, क्राइसिस पढ़ाओ, सॉल्यूशंस बताओ और आगे बढ़ जाओ। एक लेक्चर में क्या आधे लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ और आप भी बोलेंगे कि सर वी आर सैटिस्फाइड विद योर लेक्चर ऑफ हाइड्रो पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया और वाटर क्राइसिस। बट जब आप एस्से की मैं क्लास लूँगा ना और एस्से की आपको टेक्निक्स बताऊँगा और मैं बोलूँगा बेटा ये वाटर क्राइसिस और नेशनल सिक्योरिटी या वाटर क्राइसिस नेशनल यूनिटी के ऊपर ऐसे लिख कर आओ, तो आप बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में, हमने तो पढ़ा ही नहीं, आप हमें बताएँ कहाँ से पढ़ना है। तो उस टाइम पर जो है वो टाइम लगाने से बेहतर है कि वाटर को करंट अफेयर्स में या पाकिस्तान अफेयर्स में ही हर डायमेंशन से पढ़ लिया जाए। जो लोग मेरी करंट अफेयर्स के पहले सेशंस ले चुके हैं या फ्री सेशंस ले चुके हैं या वो अलग लेक्चर ले चुके हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द टॉपिक इन करंट अफेयर्स, उनको पता है कि मैंने ये बोला था कि सिलेबस को देखो, सिलेबस से टॉपिक उठाओ, फिर उसको सब डायमेंशंस में उसको डिवाइड करो और फिर कोशिश करो कि हर डायमेंशन को कवर करो अच्छे तरीके से। तो वाटर क्राइसिस एंड वाटर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया ये 2 टॉपिक्स है, करंट अफेयर्स का भी है, पाकिस्तान अफेयर्स का भी है। इसको मैंने जो डिवाइड किया हुआ है, जो मैं समझता हूँ उसकी तमाम इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है या जो अभी तक करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और ऐसे के टॉपिक्स में आई हुई है, तो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है डोमेस्टिक इश्यूज एंड रीजनल इश्यूज। एक पाकिस्तान के अंदरूनी जो है वो आबे जखायर के या जिसको वाटर इश्यूज कहते हैं, उर्दू में तो बहुत मुश्किल सा नाम है, कि इसके क्या मसले मसाइल हैं और रीजनल इश्यूज क्या है, ठीक है जी। अच्छा डोमेस्टिक इश्यूज में क्या क्या आ जाएगा जी, पाकिस्तान वाटर वोस यानी पाकिस्तान वाटर चैलेंजेस, उसके प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड वाटर इश्यूज इन पाकिस्तान एंड इट्स सॉल्यूशंस। ये 3 से 4 चीजें आ जाएंगी। दूसरी चीज है जी वाटर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, इशू अमंग प्रोविंसेस, वाटर क्राइसिस एंड नेशनल यूनिटी। कि सूबों का आपस में क्या मसला है एक दूसरे के साथ, ठीक है कॉजेज तो है, वाटर प्रॉब्लम्स तो है, वो तो हम पढ़ेंगे, उसके कॉजेज या सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, बट आपस में सिंध और पंजाब का क्या इशू है, क्यों जो है वो हमारी नेशनल यूनिटी या नेशनल इंटीग्रेशन हर्ट होती है बिकॉज ऑफ द स्ट्राइव इन रिलेशंस among the distribution of resources and particular the distribution of water resources। वो क्या मसले हैं, अच्छा वो जब हम मसले देखेंगे तो हम पढ़ेंगे वाटर अकॉर्ड 1991, यानी वाटर अकॉर्ड 1991 के तहत जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है अमंग द 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान और जो है वो सिंध और पंजाब का क्या मसला है, सिंध और बलूचिस्तान का क्या मसला है, इसको देखेंगे। डैम डिबेट पे जी बात करेंगे, कालाबाग पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी देखेंगे कि वेदर द बिग रिजर्वायर्स are the feasible options as far as the dynamics of Pakistan is concerned, particularly the economic dynamics of Pakistan is concerned. If it is not the feasible option, then what are the alternatives available for Pakistan in order to secure its future as far as the water resource is concerned? ठीक है जी। आखिरी जी है वाटर क्राइसिस नेशनल सिक्योरिटी, इसको देखेंगे। वाटर क्राइसिस नेशनल सिक्योरिटी किससे इम्पैक्ट है, बल्कि ये साथ साथ कवर होता जाएगा कि नेशनल सिक्योरिटी और वाटर क्राइसिस किस तरह जो है वो आपस में इंटरलिंक्ड है। फिर हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे जी रीजनल इश्यूज। रीजनल इश्यूज का मतलब है पाकिस्तान का इंडिया के साथ क्या मसला है, खास तौर पर इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत जो है वो जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी 3 रिवर्स इंडिया के पास है, 3 रिवर्स पाकिस्तान के पास है, बट उसका जो आर्टिकल 12 है उसके ऊपर जी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन है और उस इंटरप्रिटेशन की वजह से जो है वो उसको मिस इंटरप्रेट करके किस तरह पाकिस्तान को हर्ट का और उसके नेशनल इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करता है। फिर जो आखिरी टॉपिक है वो वाटर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान भी अपर रिपेरियन है, इंडिया भी अपर रिपेरियन है, पाकिस्तान लोअर रिपेरियन है, तो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का क्या मसला है। अगर ये तमाम डायमेंशन आप समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके लिए जो आज की क्लास और कल की क्लास लगेगी और फिर हम मूव कर जाएंगे, और ये समझ लेते हैं तो आप का समझे वाटर के ऊपर ऐसे कंप्लीट हो गया। अब जो वाटर के ऊपर अगर ऐसे आएगा तो आपको कोई मसला परेशानी नहीं होगी। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी।
अच्छा, वाटर वॉज प्रॉब्लम्स कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, इसको पढ़ते हैं जी। क्या पाकिस्तान के वाटर चैलेंजेस हैं, उसके कॉजेज क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या है। पहले कंटेम्प्रेरी सिचुएशन देख लेते हैं, कंटेम्प्रेरी सॉल्यूशंस क्या है। अच्छा, पाकिस्तान पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है, पाकिस्तान की इस वक्त पर कैपिटा जो वाटर अवेलेबिलिटी है इस टाइम पर, वो 800 मीटर क्यूब है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2017, क्योंकि सेंसस एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको हम कोट कर सकते हैं, अभी भी बिल्कुल कोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान वाटर अवेलेबिलिटी इज 800 मीटर क्यूबिक अकॉर्डिंग टू सेंसस 2017। और ये जो स्टैटिस्टिक्स है, इस बुनियाद पे क्या हम वाटर को, पाकिस्तान को वाटर स्केर्स कंट्री कह सकते हैं, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फैल्कन मार्क इंडिकेटर, जो कि इंटरनेशनल एक इंडिकेटर है, if the water scarcity is less than 1000 meter cube per capita, country is called water scarce or is tagged as water scarce। यानी पाकिस्तान की 800 मीटर क्यूब अवेलेबिलिटी है इस वक्त पर कैपिटा, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंडिकेटर अगर 1000 मीटर क्यूब पर कैपिटा से आपकी वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो आप वाटर स्केर्स है। और अगर आपकी 500 मीटर क्यूब के ऊपर वाटर अवेलेबिलिटी है, इसका मतलब आप एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी है, आप एब्सोल्यूट वाटर स्केर्स कंट्री है। तो करेंटली पाकिस्तान इज अ वाटर स्केर्स कंट्री एंड इट्स मूविंग very fast towards the absolute water scarcity, and it is a very uh, dark picture and it is a very dark future for Pakistan। And दूसरी statistics जी, Pakistan ranked 7 in the list of those countries which are facing acute water shortages। पाकिस्तान उन कंट्रीज में जो कि एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस पूरी दुनिया में जो है वो फेस कर रहे हैं, उनकी लिस्ट में 7वें नंबर पर है। अगर आप यूएनडीपी की रिपोर्ट देखें, मैं ये यूएनडीपी की आपने रिपोर्ट भी शेयर कर दूंगा ताकि जिन लोगों को अपडेट करने का, अपने आप को डिस्टिंग्विश करने का शौक है तो वो कर पाए। यूएनडीपी रिपोर्ट वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान इश्यूज एंड चैलेंजेस का नाम है, एंड अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी रिपोर्ट पाकिस्तान इज गोइंग टू ड्राई बाय 2025। कंटेम्प्रेरी सिचुएशन जो है वाटर क्राइसिस का जो शो कर रहा होता है, पाकिस्तान के दो बिग रिजर्वायर्स हैं जी, तरबेला डैम और मंगला डैम। अगर आप मार्च 2020 या मई और जुलाई 2018 की बात करें तो ये दोनों जो है अपने डेड लेवल को टच कर चुके थे, 1123 फीट और 1050 फीट, यानी पानी का लेवल इतना कम हो गया था, ये दोनों डेड लेवल के ऊपर आ चुके थे। अच्छा, एक और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, मोहम्मद आसिफ, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, एक और स्टैटिस्टिक्स है जो यहाँ पे शायद लिखी भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। सिचुएशन इन अर्बन एरियाज इज वर्स, कराची रेगुलरली फेस एक्यूट वाटर शॉर्टेजेस। अगर आप माइकल कुगलमैन की बात करें जो कि साउथ एशियन एक्सपर्ट है, वॉशिंगटन बेस्ड वुड्रो विल्सन सेंटर के अंदर, तो उनकी एक बहुत अच्छी कोटेशन थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उन्होंने कहा था, सम से दैट द लॉस ऑफ न्यूक्स एंड इस्लामिक मिलिटेंसी आर द बिगेस्ट फेयर ऑफ पाकिस्तान, but for me, the real nightmare is water scarcity, because in Pakistan, it is very real and dangerous. Some say that loss of new and Islamic militancy are the biggest fear of Pakistan, but for me, the real nightmare is water scarcity, because in Pakistan, it is very real, dangerous and impending। उनका कहना यह था कि लोग तो बोलते हैं इस्लामिक मिलिटेंसी, टेररिज्म या पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खतरे में पड़ जाना सबसे बड़ा खतरा है, पर मेरे नजदीक सबसे बड़ा अगर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए कोई खतरा है वो वाटर स्केर्सिटी है, क्योंकि ये बहुत रियल है, डेंजरस है और इम्पेंडिंग है, यानी इन नियर फ्यूचर के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू अनदर स्टैटिस्टिक, ये जो मैं जो बोल रहा होता हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग में है, आप उसको लिख भी लिया करें, ठीक है ना। अच्छा, एक और स्टैटिस्टिक है जी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन वाटर स्केर्सिटी इन पाकिस्तान इश्यूज एंड चैलेंजेस। Pakistan require an increase of 4.2% in water availability to meet the requirement of population by 2025। कि पाकिस्तान को 4.5% तकरीबन अपनी वाटर रिसोर्स इंक्रीज करना है इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग बर्जियोनिंग पॉपुलेशन। क्योंकि मैं उस दिन भी हमारे बता चुका हूं कि पाकिस्तान, जब हम पॉपुलेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 2.4% है, और हम बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। जब पॉपुलेशन ग्रो कर रही है एक तरफ से, दूसरी तरफ से वाटर जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो कांस्टेंट है, तो आप समझ सकते हैं कि हम दिन ब दिन वाटर स्केर्सिटी की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं।
ठीक है जी। अच्छा जी, अब कॉजेज की तरफ बढ़ते हैं। कॉजेज ऑफ पाकिस्तान वाटर वॉज, अच्छा इसको मैंने हमेशा डिवाइड किया हुआ है, आप लोगों को भी यूं ही डिवाइड करना है, चाहे ऐसे आए, चाहे करंट अफेयर्स का पेपर आए, चाहे पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर आए। ये सप्लाई साइड कॉजेज एंड डिमांड साइड कॉजेज। ये पाकिस्तान के वाटर के जो मसले हैं, ये जो मैंने ऊपर गिनवाए कि वाटर स्केर्सिटी है, डैम जो है वो डेड लेवल पे लग गए हैं। अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी 2025 में पाकिस्तान इज गोइंग टू ड्राई। गूगल मैन के बकौल के इट इज अ वेरी रियल एंड डेंजरस एंड इम्पेंडिंग चैलेंज, और हमें 4.2% इंक्रीज क्यों करना पड़ रहा है। तो कॉजेज क्या है, सप्लाई साइड के कुछ कॉजेज है और डिमांड साइड के कॉजेज है। सप्लाई का क्या मतलब कि जहां से पानी आ रहा है वहां पे क्या मसले मसाइल है, वहां पर क्या लॉस है, क्या इशू है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, और दूसरे क्या इश्यूज है। डिमांड साइड का क्या मतलब है, जहां पर हमारी डिमांड है, जहां पे इसकी यूजेज है, जहां पे इसकी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वहां पर क्या मसला है। ठीक है, आपने भी इन दोनों में डिवाइड करना है। जब मैं आप लोगों को आउटलाइन पढ़ाऊंगा ना इंशाल्लाह ऐसे की, तो मैं आपको बताऊंगा कि आउटलाइन को किस तरह कॉम्प्रहेंसिव बनाया जा सकता है। ठीक है, किस तरह आप आउटलाइन को कॉम्प्रहेंसिव बना सकते हैं, और ये भी एक तरह से आउटलाइन को जो है वो कॉम्प्रेसिव बनाने का तरीका है। चलें जी, सप्लाई साइड के कॉजेज के ऊपर आते हैं। पहला कॉज जी, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। पाकिस्तान की जो है वो स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू PCRWR, यानी पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज, दोबारा रिपीट करता हूं, अकॉर्डिंग टू PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ पाकिस्तान इज 145 मिलियन एकड़ फीट। ठीक है जी। पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप लोग। अच्छा जी, अगेन मैं बोल रहा हूँ कि चैट में से वो सवाल कर रहे हैं, अगर कोई सवाल हो बिल्कुल रेलिवेंट सवाल करें, और अगर रेलिवेंट सवाल ना हो तो काइंडली फिर डिस्टर्ब ना करें दूसरे स्टूडेंट्स को भी। अच्छा जी, लॉ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। पहला, अकॉर्डिंग टू PCRWR, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज, पाकिस्तान एनुअल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, पाकिस्तान के पास कितनी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है जी, जस्ट फॉर 13 डेज। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी टू स्टोर वाटर फॉर जस्ट 13 डेज। और अगर आप वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो वो है 14 मिलियन एकड़ फीट, 14 मिलियन एकड़ फीट। पाकिस्तान के पास पानी आता कितना है हर साल, 145 मिलियन एकड़ फीट। पाकिस्तान के पास पानी आ कितना रहा है एनुअली, 145 मिलियन एकड़ फीट। उसमें से हम स्टोरेज कैपेसिटी हमारी कितनी है, सिर्फ 30 दिनों की स्टोरेज कैपेसिटी, यानी 145 मिलियन एकड़ फीट में से हम सिर्फ 14 मिलियन एकड़ फीट को स्टोर कर रहे हैं, विच इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। वो वन ऑफ द लोएस्ट है। अगर हम रीजनल कंट्रीज की बात कर रहे हैं तो इंडिया हैज अ कैपेसिटी ऑफ 120 टू 200 डेज, इजिप्ट 1000 डेज, यूएस 900 डेज, ऑस्ट्रेलिया 600 डेज, एंड द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 120 डेज। अगर आप मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें ना, कि अगर आपको एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी से बचना है, यार अगर आपको जो है वो कोई कहस साली से, या आपको एग्रीकल्चर रिसोर्स को तबाह करने से आपको बचना है, कि कोई ऐसा सीजन आ जाए जहां पे बारिश ना हो, तो अकॉर्डिंग टू यूएन जो है वो आपके 120 डेज की स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इस टाइम पर 30 डेज की है, यानी 14 मिलियन एकड़ फीट है। पहली बात। दूसरी बात है, जो वो स्टोरेज कैपेसिटी है भी ना, वो भी आहिस्ता आहिस्ता जो है डिटेरिएट होती जा रही है, कम होती जा रही है। पाकिस्तान काउंसिल, अगेन मैं स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूँ, पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज की, कि तरबेला, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान, हैज लॉस्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी बाय ओवर 3 मिलियन एकड़ फीट, एंड मंगला डैम लॉस्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी बाय 1 मिलियन एकड़ फीट of storage owing to salt buildup and other infrastructure issues। पाकिस्तान की जो दो बड़े डैम है वो भी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी दिन ब दिन लॉस करते जा रहे हैं, जिसमें तरबेला डैम ने 3 मिलियन एकड़ फीट को लॉस कर दिया है, और मंगला डैम ने 1 मिलियन एकड़ फीट लॉस किया है, ड्यू टू सिल्ट बिल्डअप एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, या जिसको हम बोलते हैं दूसरे इश्यूज की वजह से सिल्ट बिल्डअप हो जाता है, और अगेन ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, उसकी वजह से ये अपनी स्टोरेज कैपेसिटी खोते जानी है। अभी 30 दिन की है,
जो कि वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है, और वो भी जो है वो दिन ब दिन डिटेरिएट होती जा रही है। और दूसरे एंड के ऊपर आप देखें तो यूएनडीपी की रिपोर्ट में आ रहा है कि पाकिस्तान को अपनी स्टोरेज कैपेसिटी 4.5 गुना बढ़ानी है। यहाँ पे बढ़ाने की बात तो छोड़े, हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। ठीक है जी। दूसरे कॉस्ट पे जाते हैं। अगेन सिल्ट बिल्डअप, जब पानी आता है ना तो उसके अंदर पार्टिकल्स आप समझ लें जो है वो जमा होने लग जाते हैं डैम के अंदर। ठीक है ना, तो उसकी वजह से उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होने लग जाती है। थोड़ी टेक्निकल बात है, इसको इसलिए जाने की जरूरत नहीं। सिल्ट बिल्डअप क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा कि पानी के अंदर जो भी सिल्ट होती है या दूसरी चीजें होती है वो नीचे जमा होने लग जाती है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होने लग जाती है। अच्छा जी, लॉस इन कैनाल इरिगेशन सिस्टम बहुत बड़ा मसला। ठीक है, लॉस इन कैनाल इरिगेशन सिस्टम। ठीक है जी, मेरे मुताबिक सबसे बड़ा अगर पाकिस्तान का कोई इशू है तो वो कनाल इरिगेशन सिस्टम में जो है वो लॉसेस हैं, वो वेस्टेजेस हैं मेरे मुताबिक। क्योंकि मैं अब आपको प्रूफ करके दूंगा कि व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर पाकिस्तान, वो है लॉसेस इन कनाल इरिगेशन सिस्टम। एंड इफ वी ओवरकम इवन 50% ऑफ दिस प्रॉब्लम और चैलेंज, हमारे वाटर इश्यूज जो है वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। ना हमें डैम बनाने की जरूरत है, ना हमें कोई और चीज करने की जरूरत है। जी आप सुने जी, लॉसेस इन कनाल इरिगेशन सिस्टम। एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी इन पाकिस्तान इज 120 मिलियन एकड़ फीट। पाकिस्तान की जी एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है जी? 120 मिलियन एकड़ फीट। अब ये सुनते रहना, हमारे पास एवरेज वाटर अवेलेबिलिटी कितनी है? 142 मिलियन एकड़ फीट, जिसमें से आउट ऑफ विच 10 मिलियन एकड़ फीट इज डाइवर्टेड इनटू ट्रेडिशनल कनाल इरिगेशन सिस्टम। जिसमें से जी हम 105 मिलियन एकड़ फीट को हम अपने कनाल इरिगेशन सिस्टम में भेज देते हैं, यानी एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए। कनाल्स का जो पाकिस्तान वन ऑफ दूस कंट्री विच इज बिगेस्ट कनाल इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, उसमें हम अपना 105 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है वो इरिगेशन के लिए कनाल इरिगेशन सिस्टम भेज देते हैं। अच्छा, अबाउट 50% ऑफ 105 मिलियन एकड़ फीट, यानी 52 मिलियन एकड़ फीट इज लॉस्ट थ्रू अनलाइन कनाल इरिगेशन सिस्टम ओइंग टू लीकेज। जिसमें से आपका 52 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है ना जी, वो जाया हो जाता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज, लीकेजेस एंड अदर इश्यूज इन कनाल इरिगेशन सिस्टम, जिसकी वजह से वो 52 मिलियन एकड़ फीट जाया हो जाता है। और फुल सप्लाई डिस्चार्ज इरिस्पेक्टिव ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर क्रॉप। या तो हम कभी या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज है, लीकेजेस है जिसकी वजह से जाया हो रहा है, या कभी कभार ऐसा होता है ज्यादातर कि हम फुल सप्लाई दे देते हैं वाटर इरिगेशन कैनाल सिस्टम के अंदर, कि जितना पानी रिक्वायर है उससे ज्यादा उसको पानी दिया जा रहा है, तो वो पानी जाया हो रहा होता है। तो आपका कितना पानी जाया हो रहा है? 142 मिलियन एकड़ फीट आता है, जिसमें से 105 एकड़ फीट कनाल इरिगेशन सिस्टम में जा रहा है, और 52 मिलियन एकड़ फीट जो है वो जाया हो रहा है। ठीक है जी, 52 मिलियन एकड़ फीट, इट इज बहुत बड़ी चीज है ये 52 मिलियन एकड़ फीट पानी। अगर आप एक उसकी बात करें ना, अगर आप द्यामीर बादशाह डैम की, जो कि आप 14,000 अरब से बना रहे थे, यानी 14 ट्रिलियन रुपीज से, उसकी अगर आप कैपेसिटी पूछे ना तो वो 8 मिलियन एकड़ फीट थी। 8 मिलियन एकड़ फीट, यानी अगर आप 52 मिलियन एकड़ फीट का 50% भी अगर आप बचा लेना, तकरीबन 25 मिलियन एकड़ फीट, 3 द्यामीर बादशाह डैम के बराबर है। एक द्यामीर बादशाह डैम आपको 14,000 अरब रुपए का पड़ रहा है। अगर आप सिर्फ अपने कनाल इरिगेशन सिस्टम की ओवरहॉलिंग कर लें, उसके ऊपर चले जाएं, तो आपके 3 द्यामीर बादशाह डैम जितना आपको पानी मिलेगा, जिसमें उतना खर्चा भी नहीं है जितना डैम के ऊपर। सही है जी। नीचे आते हैं जी, डिलिपिटेटेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अगेन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर पे अर्बन एरियाज के ऊपर। सही है जी। अर्बन एरियाज की जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासतौर पे कराची की जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर लिखा हुआ है कराची में, अगर आप लास्ट टाइम देखें, अगर मेरे पास यहाँ पे नोट भी पड़े हुए जी, जिसको भी क्वेश्चन है जरा सबर सबर, मैं सबके आंसर दूंगा। ठीक है जी। मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ जरा, मैं डिलिपिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको बात करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या अशर है कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है वो किस तरह जो है वो लॉसेस वगैरह हो रहे हैं। मैं आपसे ये सारी चीजें शेयर भी कर लूंगा, ठीक है ना, तो ऐसा कोई मसला नहीं है।
ये देखें लीक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है जी, अप टू 80% ऑफ सिटीज वाटर इज पम्प्स टू होम थ्रू 100,000 10,000 किलोमीटर नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एंड द रेस्ट ऑफ इज सप्लाइड थ्रू टैंकर्स। 80% सिटी जो है उसको पाइपलाइन के थ्रू जाता है, उसके अलावा सब दूसरों को जो है टैंकर के थ्रू जाता है। अब ये पढ़े स्टैटिस्टिक्स, द लीकेजेस आर कॉजिंग लॉस ऑफ अराउंड 25% ऑफ द टोटल वाटर अवेलेबल इन द सिस्टम, due to which we are unable to provide water to several areas. मिसबाउद्दीन फरीद, मैनेजर डायरेक्टर ऑफ कराची वाटर बोर्ड सप्लाई। यानी लीकेजेस की वजह से, डिलिपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनिंग की वजह से 25% टोटल पानी जो है वो कराची का जाया हो रहा है, अकॉर्डिंग टू कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड। ठीक है जी। फॉर द लास्ट 25 years no new pipeline has been installed despite the city's growing population। वो बोल रहा है कि 25 साल इस पीरियड में तकरीबन 2.5 डीके के अंदर आपने कोई नई पाइपलाइन जो है वो नहीं लगाई सिटी के अंदर। इसकी वजह तमाम पाइपलाइन पुरानी हो चुकी है, क्रोड हो चुकी है, लीकेज है, जिसकी वजह से 25% पानी आपका जाया हो रहा है। सही है जी। कैनाल इरिगेशन सिस्टम में अलग जाया हो रहा है, यहां पर जो है वो अलग लॉस हो रहा है। आगे बढ़ते हैं जी। वाटर माफिया, ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इशू है वाटर माफिया का। इसमें अगर किसी को याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ने जी पूरी इसके ऊपर कमीशन भी बनाई थी वाटर माफिया पर, कि वाटर जो इलीगल हाइड्रेंट्स हैं, जहां से पानी चोरी करते हैं, इलीगल हाइड्रेंट्स कराची के अंदर दूसरी जगहों पर जहां पे वाटर माफिया पानी चोरी करके टैंकर्स को बेचता है और घरों हाउस होल्ड में पानी नहीं आता, फिर वो टैंकर वाले को पैसा देते हैं और पूरा जो है ये इलीगल बिजनेस कराची में और दूसरे अर्बन सेंटर्स में चल रहा होता है। यहां पे आप पढ़े जी, इलीगल हाइड्रेंट्स टू इलीगल टैंकर्स। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो कमीशन थी, उसके अकॉर्डिंग ओवर 10 मिलियन गैलन्स पर डे इज स्टोलिंग फ्रॉम द सिस्टम थ्रू दिस मींस इलीगल वाटर हाइड्रेंट। 10 मिलियन गैलन रोजाना का पानी चोरी हो रहा है इलीगल हाइड्रेंट्स की वजह से। ठीक है। A fleet of illegal water tankers then transport the stolen water. These are the people who have set themselves up as an unofficial and unregulated water supplies. ठीक है जी। अनऑफिशियल, अच्छा क्लेम्ड किया हुआ है वहां पे कमीशन में, अनऑफिशियल टैंकर्स स्टील वाटर वर्थ ऑफ रेस 57 बिलियन एनुअली फ्रॉम इलीगल हाइड्रेंट्स इन कराची। 57 अरब रुपए का पानी हर साल चोरी हो रहा है कराची में। ठीक है। तो ये है, पहले मैंने आपको बताया कि डिलिपिडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोरोडेड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो वाटर माफिया है आपके पास, आप कुछ नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। डिस्पाइट सक्सेसिव ऑपरेशन बाय सिंध गवर्नमेंट, देयर सक्सेस वर पार्शियल। करप्ट पुलिस ऑफिशियल्स वार्न द वाटर स्मगलर इन एडवांस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है जी। डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स वी आर ट्राइंग टू मेक दिस ड्राइव सक्सेसफुल। इवन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी जी इनिशिएटिव लिया, तब भी आप जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाइए। देखिए मैंने लिखा हुआ भैया, सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अमीर हानी while hearing an illegal hydrant case observed that the city was being held hostage to wallmen who supply waters to the areas according to their wishes। जस्टिस हमदानी ने जी ये किया था, जो है वो इनिशिएटिव लिया था। जो है उसके ऊपर जो है पूरी कमीशन बनी थी, बट वो कमीशन का रिजल्ट भी आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसके ऊपर जी कंट्रोल नहीं कर पाए। आप उसके जो है वो अगेन वाटर हाइड्रेंट्स के ऊपर कवर नहीं कर पाए, क्योंकि जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग माफिया है। आगे बढ़ते हैं जी। ये थे जी सप्लाई साइड इश्यूज। क्लाइमेट चेंज को जो है ना आप डिमांड साइड पे कर दें। अच्छा, कुछ सवालों के आप लोग के जवाब दे देता हूं ताकि कोई मसला। जी आसिफ, अगर आप अनेबल टू हेयर है तो आपका अपना मसला है। क्लाइमेट चेंज, हाँ लैला मैंने उसको वो गलती से लिख दिया था, अगर वो डिमांड साइड का इशू है। सर स्टैटिस्टिक्स का रेफरेंस, सब स्टैटिस्टिक्स का रेफरेंस दे तो रहा हूं मैं। ठीक है वो
सही है जी, आगे बढ़े जी। अच्छा, डिमांड साइड कॉजेज, पहला जी बर्जियोनिंग पॉपुलेशन। डिमांड बढ़ती रहेगी, चाहे जितने भी रिसोर्सेज कर लो, कनाल इरिगेशन को जो है वो ओवरहॉलिंग भी कर लो, बट जब तक अपनी पॉपुलेशन को चेक नहीं करोगे, अनकंट्रोलेबल जो है पॉपुलेशन अगर इंक्रीज करते रहोगे, तो जो है वो डिमांड जो है वो आपकी बढ़ती रहेगी। आप, क्योंकि वाटर जो है फाइनाइट सोर्स है, अगर आपकी पॉपुलेशन इसी 2.4 ग्रोथ जो है वो उसके साथ रेट के साथ, एनुअल रेट के साथ बढ़ती रहेगी, तो जो है वो आपका डिमांड भी जो है वो बढ़ती रहेगी, और फिर आप एट द एंड वही होगा कि आपको एब्सोल्यूट वाटर स्केर्सिटी जो है वो देखनी पड़ेगी, और वो जो है बहुत डेंजर सिनेरियो है पाकिस्तान के लिए। सही है ना? तो आपने मतलब, मैं उस दिन भी जब मैं पॉपुलेशन पढ़ा रहा था, तो मैंने एक बात बोली थी कि जो है वो पॉपुलेशन का लिंक हर चीज से है, चाहे वो डेवलपमेंट हो, सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, वाटर क्राइसिस हो, फूड सिक्योरिटी हो, इवन वुमेन एम्पावरमेंट हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन हर किसी से लिंक्ड है। सही है जी। सेकंड जी, जो बहुत बड़ा मसला है डिमांड साइड के ऊपर, वो वाटर इंटेंसिव फार्मिंग है। अनफॉर्चुनेटली वी आर यूजिंग archaic and obsolete methods of farming which are water intensive. वो ऐसे फार्मिंग मेथड्स हैं जो वाटर इंटेंसिव है, और अनफॉर्चुनेटली या बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्लानिंग, वी और बिकॉज ऑफ द हाईजैकिंग ऑफ सर्टेन माफिया और द शुगर मिल माफिया जिसको हम कहते हैं, या शुगर कार्टेल्स जिसको कहा जाता है, उनकी वजह से हम अभी तक शुगर केन की जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर बड़ा फोकस किए हुए हैं। और ऑल दो शुगर केन की वजह से वो एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उसकी वजह से हमारा बहुत ज्यादा पानी जाया होता है। एक तो हम आर्केक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑब्सोलीट मेथड के थ्रू कर रहे हैं, मॉडर्न मेथड्स को यूज नहीं कर रहे, और दूसरा हम शुगर केन या राइस की जो है वो हम कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, और वो उसमें हमारा जो है वो बहुत पानी जी लगता है। अगर हम उसके अलावा दूसरे क्रॉप्स के ऊपर गौर करें, तो शायद हमारा उतना पानी भी ना लगे और हम उसको मैनेज कर सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ हाईजैकिंग ऑफ सर्टेन माफिया हम जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान का जो वाटर टू ड्रॉप टू क्रॉप रेशियो है ना, वो भी सबसे कम है साउथ एशिया के अंदर। पाकिस्तान का ड्रॉप टू क्रॉप रेशियो कम है, इसकी वजह से पानी, यानी ड्रॉप टू क्रॉप रेशियो का क्या मतलब है कि आप ज्यादा पानी इस्तेमाल करके कम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एज कंपेयर टू इंडिया, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, हम जो है ज्यादा पानी देते हैं और कम प्रोडक्शन है। अकॉर्डिंग टू द बुक पाकिस्तान वाटर इकोनॉमी रनिंग ड्राई बाय जॉन ब्रिकॉस, इंडिया पंजाब प्रोड्यूसेस 30% more and California produces 50% more with the same quantity of water that Pakistan is using. कि इंडिया का जो पंजाब है वो 30% हमसे ज्यादा उसी पानी को यूज करके प्रोड्यूस कर रहा है, कैलिफोर्निया हमसे 50% ज्यादा उसी क्वांटिटी ऑफ पानी को यूज करके प्रोड्यूस कर रहा है। बट क्योंकि हमारे पास अभी भी मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग नहीं है, हमारे पास आर्केक मेथड्स ऑफ फार्मिंग और लैक ऑफ प्लानिंग है, हम अभी भी वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स के ऊपर है, दैट्स वाई हमारा पानी इस डिमांड साइड के कॉज में भी जाया हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जी, इनअप्रोप्रिएट वाटर टैरिफ। ये वाटर के जो टैरिफ है पाकिस्तान में जी, वो बहुत इनअप्रोप्रिएट है। ठीक है ना? इनअप्रोप्रिएट का जी क्या मतलब है कि आपने तकरीबन वाटर को जो है वो फ्री रखा हुआ है, आपने तकरीबन वाटर को फ्री रखा हुआ है। जब आप ऐसी क्वांटिटी को एकदम फ्री कर देते हैं, तो वहां पर जो है वो डिमांड या वो जो सेंटीमेंट है कि ये एक बहुत महंगी चीज है या इंपॉर्टेंट चीज है, इसको स्टोर किया जाए, इसको सेव किया जाए, वो चीज वहां पर मौजूद नहीं होती। ठीक है जी, मैं इसकी एग्जांपल आपको दे देता हूं। प्राइस ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर सेक्टर इज एक्सट्रीमली लो, ऑलमोस्ट 135 पर एकड़ पर ईयर ऑफ कनाल वाटर इन पंजाब, which is almost free. 135 per acre per year of canal water in Punjab. Water is almost free. No incentive to save water and employ modern irrigation technique. जब आप इतने सस्ता पानी देंगे और खुलकर पानी देंगे, तो जो है वो किसी को आप ये इंसेंटिव नहीं दे रहे कि वो उसको सेव करे, सिक्योर करे या उसको कम इस्तेमाल करे। ठीक है, अर्बन एरियाज में बात करें तो वाटर बिल्स, अगर आप कराची की बात करें तो 500-600 से किसी का वाटर बिल नहीं आता। वाटर मीटर जी बहुत कम जगह लगे हुए हैं। उसके अगेंस्ट अगर आप टैंकर्स की बात करें तो 5,000 से 6,000 रुपए का एक टैंकर आ रहा होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप देखें कि आपने वाटर टेरिफ्स को भी आपने जो है वो रैशनलाइज करना है, नहीं बोल रहा कि कोई
50,000 रुपए का बिल भेजो, नहीं, रैशनलाइज करना है आपने। आपने वाटर टेरिफ को रैशनलाइजेशन की तरफ करना है, ये नहीं करना कि आपने बिल्कुल क्वांटिटी को या पूरी रिसोर्स को मुफ्त किया हुआ। ठीक है जी। अनरेगुलेटेड अर्बनाइजेशन, ये भी आपने देखना है। कराची हो गया, लाहौर हो गया, या जो है वो इस्लामाबाद तो खैर नहीं, और दूसरे शहरों का वो अनकंट्रोलेबल वहां पे अर्बनाइजेशन है। वो शहर जो है वो इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। अगर आप कराची और को देखें तो कराची इतना एक्सपेंड हो चुका है कि आप ऐसा लगता है कि हैदराबाद और कराची के दरमियान डिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जब आप अनकंट्रोलेबल अर्बनाइजेशन करेंगे तो उस सिटी के जो रिसोर्सेज है उसके ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, और जो वाटर पहले से लोग मौजूद लोगों को देना चाहिए वो नई डेवलपमेंट पे, नई हाउसिंग स्कीम पर दिया जाएगा, जो कि बहुत एक अजीब सी चीज है। आपने K4 का मंसूबा बनाया था कि कराची के वाटर चैलेंजेस को सॉल्व किया जाए, उसको चैलेंज उसको जो है वो एड्रेस किया जाए। बट जब बहरिया टाउन बना तो मेजर पोर्शन K4 का बहरिया टाउन ले गया। तो ऐसे तो कभी भी वाटर इश्यूज, वाटर चैलेंजेस अर्बन एरियाज के खत्म ही नहीं होंगे। सही है जी। लास्ट कॉज है जी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो इंटेंसिव हीट वेव्स की वजह से, टोरेंशियल रेन्स की वजह से, आपका जो है वो इरेगुलर वेदर की वजह से जो है वो सप्लाई में तो मसला नहीं हो रहा, बट डिमांड में मसला हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस और यूएनडीपी की रिपोर्ट में उसने बोला था कि क्लाइमेट चेंज के रिपरकशंस की वजह से, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट की वजह से जो है वो सप्लाई में मसला नहीं हो रहा। सप्लाई जितनी है वो अभी तक कांस्टेंट है, बट डिमांड में इशू हो रहा है। डिमांड का क्या मतलब, जितना ज्यादा इंटेंस वेदर होगा, हीट वेव जितनी ज्यादा होगी, उतनी वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर सप्लाई जो है वो कांस्टेंट और डिमांड बढ़ी हुई है, तो इसका मतलब आपको वाटर क्राइसिस जो है वो बड़े जो है वो इंटेंस लेवल पर फेस करने पड़ेंगे। सही है जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? अच्छा, सॉल्यूशंस के ऊपर आ जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है जी? सप्लाई साइड सॉल्यूशन अगेन डिमांड साइड सॉल्यूशन। सप्लाई साइड सॉल्यूशन क्या है? जो हमने सप्लाई साइड कॉजेस में बताया, यानी आपने लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी को, अपनी स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। ठीक है। अब एक कैपेसिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है? आपको स्मॉल डैम्स की तरफ जाना है, बिग रिजर्वायर की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि अभी हम डैम डिबेट करेंगे तो उसमें आपको प्रूव करूंगा कि बिग डैम, बिग रिजर्वायर इज नॉट अ फिजिबल ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। तो यस, यू हैव टू इंक्रीज योर स्टोरेज, बट थ्रू स्मॉल और मीडियम रिजर्वायर, लाइक केपी के ने बहुत छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं जो कि हाइडल पावर भी जनरेट करते हैं। आपने कनाल्स की ओवरहॉलिंग नहीं है। ठीक है, आपने कनाल वाटर इरिगेशन सिस्टम को ओवरऑलिंग करनी है, और उसके अंदर जो लीकेजेस है उसको आपने एड्रेस करना है। क्यों करना है उसके स्टैटिस्टिक्स दे चुका हूं। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने तवज्जो देनी है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने जो है वो अगेन इंप्रूव करना है, खासतौर पर जो अर्बन एरियाज के अंदर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि कम से कम लॉस तो ना हो। आप कम से कम, पानी तो कम है, आप दे कम रहे हैं, बट जो लॉसेस तो कम हो जाए। कंप्लीट लॉसेस तो खत्म नहीं कर सकते, बट आप 40% 30% तो आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। वाटर माफिया का कोई बड़ी बात ही नहीं है। उसके खिलाफ आपने सिर्फ हुकूमत की रेट कायम करनी है, एक सही तरह एक्शन लेना है, और बात वहीं के वहीं हो जाएगी। जो 10,000 गैलन पानी पर रोज का चोरी हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होगा, और 57 अरब रुपए का जो पानी, 57 बिलियन रुपीस का जो पानी चोरी हो रहा है वो वहां पर रुक जाएगा। डिमांड साइड के ऊपर सोल्यूशन में क्या है कि चेक द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाना है। वाटर इंटेंसिव फार्मिंग नहीं करनी आपने, जो है वो वाटर जो है वो मॉडर्न मेथड, मॉडर्न मीन्स ऑफ जो है फार्मिंग की तरफ आपने जाना है। ठीक है जी। मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग की तरफ आपने मूव करना है। अब जो है वो उसके अंदर जो है वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, या स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम है। ठीक है, वो ये नए नए एक मॉडर्न मेथड्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग है, टाइलाइज कंजर्वेशन है, प्रिसिशन फार्मिंग है। ये सब आपने यूज करने हैं। इसके लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चाहिए। अब ये है क्या, कंजर्वेशन किसे कहते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग किसे कहते हैं, स्प्रिंकल इरिगेशन किसे कहते हैं, वर्टिकल फार्मिंग किसे कहते हैं, ये आपने जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसके नाम जान लो, इट्स मोर देन इनफ। तस्वीरें देख लो, बट ये इसकी टेक्निक में नहीं जाना कि कौन सी फार्मिंग है, क्यों है, किस लिए है, क्या काम करती है, नहीं, इतना हमें जरूरत नहीं है। बस हमें उसके नाम लिख दें, इट्स मोर देन इनफ। According to last oasis by Sunda Postal
irrigation efficiency of Pakistan can be improved by 50% using available technologies. कि जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी इस वक्त दुनिया में मौजूद है वही हम यूज करके जो है वो अपनी वाटर की जो है वो अवेलेबिलिटी या एफिशिएंसी को जो है वो 50% इंक्रीज करते हैं। फिर आपने और क्या करना है जी, आपने जो है वो रैशनल टैरिफ पॉलिसी की तरफ जाना है। आपने रैशनल टैरिफ करने इतना करना है कि ताकि लोगों को आप पुश कर पाए कि वो वाटर को सेव करें, सिक्योर करें। ऐसा नहीं करना कि उनको लगे कि पानी मुफ्त है जी, पानी हमारे पास बहुत है, इसको कितना भी जाया कर लो तो पानी खत्म नहीं होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू इनिशिएट अवेयरनेस कैंपेन फॉर पब्लिक and from the media channels, from the government, at schools, at universities and colleges, make people realize that water is a finite quantity. और इस्लाम का जो मैसेज है वो भी उनको डिलीवर करें कि वाटर को सेव करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए। आप की हदीस भी मौजूद है। जब तक आप ये तमाम चीजें नहीं करेंगे, सप्लाई साइड कॉजेज और डिमांड साइड कॉजेज को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक वाटर क्राइसिस मौजूद रहेगा और हम बहुत रैपिडली जो है वो एक खतरनाक, एक डार्क फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं। यहां तक जी क्वेश्चन? अच्छा जी, मैं आपके क्वेश्चन जरा पढ़ लेता हूं फिर हम करते हैं। एक मिनट जी, बिल्कुल से मुझे एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, थोड़े क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सर ये जो 52 मिलियन एकड़ लॉस हो रहा है वो कनाल सिस्टम वाला पार्ट में से हो रहा है जी मुस्कान। आसिफ अली, इफ यू आर अनेबल टू लिसन मी देन आई couldn't done anything for you. सर क्लाइमेट चेंज को एक्सप्लेन करें प्लीज। अदरान अली, क्लाइमेट चेंज का ये था कि क्लाइमेट चेंज में इंटेंस हीट वेव्स की वजह से और जो है वो दूसरी जो है वो क्रॉप्स, इरेगुलर क्लाइमेट वेदर की वजह से जो है वो आपकी डिमांड में जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी उतनी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो सप्लाई कांस्टेंट है, तो अगेन आपकी जो ये क्राइसिस है या आपकी जो प्रॉब्लम चैलेंज है मजीद सीवियर हो जाएगी। सही है ना? ये है। यहां तक जी कोई क्वेश्चन, चैलेंजेस, प्रॉब्लम में मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाना चाहिए। जी ग्लेशियर डिप्लेशन भी क्लाइमेट चेंज में आएगा करम अली, वो मैं वही तुम्हें बोल रहा हूँ कि बट अकॉर्डिंग टू द यूएनडीपी रिपोर्ट कि सप्लाई अभी तक कांस्टेंट है। फ्यूचर में क्या होगा नहीं पता, बट सप्लाई अभी तक 142 मिलियन एकड़ फीट है। बट एज फार एज द डिमांड इज कंसर्न, डिमांड इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द रिपरकशंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ठीक है जी। अच्छा सर, कनाल इरिगेशन सिस्टम किसमें से जी? ये ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है आईआरएसए की, जो है इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी और पीसीआरडब्ल्यूआर की पाकिस्तान, जो मैंने आपको बताया स्टार्ट में, जिसकी स्टैटिस्टिक्स पीसीआरडब्ल्यूआर पाकिस्तान काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज। अच्छा आगे बढ़ो जी। डैम डिबेट करने से पहले जो है मैं जरा वाटर की वाटर डिस्प्यूट्स पढ़ ले। सिंध और पंजाब के दरमियान क्या है, सिंध और पंजाब के दरमियान असल में वाटर इश्यूज है क्या, जरा उसको पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमें दिल्ली पे वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रिपीट करूं, इतना सिंपल पॉइंट है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा दोबारा। इतना सिंपल पॉइंट है, आप लोगों को नेट में इशू हो रहा है तो कोई मसला नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है ना, ये बहुत आसान सा एक पॉइंट था। चलें, आप बोल रहे हैं तो मैं रिपीट कर देता हूं कि डिलिमिटेटेड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये था कि तमाम जो पाइपलाइन थी कराची के अंदर, अर्बन एरियाज के अंदर, वो कोई 2.5 डिकेड्स पुरानी है, उसको आपने जो है वो उसकी कोई ओवरहॉलिंग नहीं की, उसको इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से जो है वो तकरीबन 25% वाटर जो है वो लॉस हो रहा है। और जो है वो आपने उसको इम्प्रूव करना है। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी जो है वो रॉकेट साइंस थी। अच्छा, कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरेजेस, पहला पॉइंट, जो पहला मसला है डिस्प्यूट बिटवीन अमंग द वेरियस प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पहले मैं बता चुका हूं कि ये जो अकॉर्ड है वो 1991 का अकॉर्ड है। 1991 में एक वाटर अकॉर्ड हुआ जिसमें तमाम प्रोविंसेस ने साइन किया, जिसके अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया गया कि किस तरह जो है वो वाटर डिवाइड होगा अमंग वेरियस प्रोविंसेस के दरमियान। तो सिंध और पंजाब के दरमियान जो पहला इशू है जिसके ऊपर बड़ा मसला है वो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरेजेस। कि एडिशनल स्टोरेज की कंस्ट्रक्शन जी बहुत बड़ा मसला है, जिसमें से खास तौर पे जिस सेक्शन 6 ऑफ 1991 वाटर
अकॉर्ड जो है उसके ऊपर उसका सेक्शन 6 है। वो क्या बोलता है सेक्शन 6, the need for storage whenever feasible on the Indus and other rivers for admitted recognized by the participant for planned future agricultural development। सेक्शन 6 जो है वाटर अकॉर्ड जिसपे सबने साइन की थी 1991 में, वो ये कह रहा है जी, एक मिनट, वो ये कह रहा है कि सेक्शन 6 में कि नीड फॉर स्टोरेज इज व्हेनेवर फीजिबल ऑन द इंडस एंड अदर रिवर्स फॉर एडमिटेड, कि हमें नए स्टोरेज को बनाना है, नए डैम्स को बनाना है जब भी वो फिजिबल होंगे इंडस रिवर के ऊपर या किसी और रिवर के ऊपर वॉज एडमिटेड, और ये चीज तमाम प्रोविंसेस ने एडमिट की है और रिकॉग्नाइज की है पार्टिसिपेंट्स ने फॉर प्लान फ्यूचर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ताकि फ्यूचर की और एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट की जाए। ये 1990 अकॉर्ड के सेक्शन 6 में लिखा हुआ है। बट अब हो क्या रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आप लोगों ने साइन किया है, अब पंजाब प्रोविंस बोलता है अब हमें जो है न्यू जो है डैम्स बनाने चाहिए, जिसमें भाषा भी बनाना चाहिए, मंगला भी बनाना चाहिए और कालाबाग भी बनाना चाहिए रिवर इंडस के ऊपर। बट since the feasibility study of Kalabagh Dam is already complete, detailed engineering design is ready, the federal and Punjab government would like to go ahead with the construction of this project। वो बोलते हैं भाई कालाबाग डैम फिजिबल है, इसको बनाना चाहिए, बस सिंध और एनडब्ल्यूएफपी जो है वो कालाबाग की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन रेज करते हैं। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन रेज करते हैं वो ऊपर कालाबाग में पढ़ेंगे। वो बोलते हैं कालाबाग डैम जी वो फिजिबल नहीं है, जो है वो इंडस रिवर के ऊपर हम डैम बनने नहीं देंगे, हम जो है सिंध प्रोविंस जो है वो लोअर रिपेरियन है, यानी वो नीचे है, पंजाब ऊपर है, अगर आप ऊपर की साइड जो है वो डैम बना देंगे तो जो लोअर डेल्टा है उसके पास पानी नहीं होगा, तो हमारे लोअर डेल्टा की जो लाइफ है वो पूरी खतरे में पड़ जाए। ठीक है, तो पहला इशू है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल स्टोरेजेस के ऊपर। सही है जी। दूसरा है जी टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू स्टडी एक्वायर्ड एस्टैब्लिश मिनिमम स्केवेज टू सी डाउन स्ट्रीम कोटरी सेक्शन 7 ऑफ वाटर रिकॉर्ड 1991। वो क्या है, पंजाब प्रोविंस ये कहता है कि सिंध के अंदर हमारा 10 मिलियन एकड़ फीट पाकिस्तान का पानी समंदर के अंदर जाया हो जाता है। 10 मिलियन एकड़ फीट जो पानी है अकॉर्डिंग टू पंजाब और अदर प्रोविंसेस के, वो सिंध में समंदर के अंदर जाया हो जाता है। और अगर हम ऊपर की तरफ एक डैम बना दें तो वो 10 मिलियन एकड़ फीट को हम स्टोर कर सकते हैं, जो कोटरी की तरफ से जो वो जाया हो रहा है, मिनिमम स्केपेज टू सी डाउन स्ट्रीम कोटरी। बट सिंध का ये कहना होता है कि पहली बात तो ये जो आपकी 10 मिलियन एकड़ फीट की जो है वो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सही है, इसको हम नहीं मानते कि 10 मिलियन एकड़ फीट नहीं है। बट वो जितना भी जाया हो रहा है वो बोलते हैं इट इज वेरी नेसेसरी टू चेक वाटर इंट्यूजन। ठीक है, वाटर की जो इंट्यूजन है उसको चेक करने के लिए, उसको रोकने के लिए सी के अंदर फ्रेश वाटर को जाया करना जरूरी है। अगर हम नहीं करेंगे तो वाटर इंट्रूड हो जाएगा, वाटर सी जो है वो आगे बढ़ता चले जाएगा और हमारा जो लोअर डेल्टा है वो पूरा तबाह हो जाएगा। जैसे थट्टा है फॉर एग्जाम्पल, अब वो जो है वो एक ऐसा शहर है कि अगर वहां पर नहीं हो वाटर सी पे वाटर फ्रेश वाटर जाया सी के अंदर तो सी आगे बढ़ता चला जा रहा है, वो पूरा शहर जो है वो एक दिन ऐसा आएगा कि वाटर के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अरे वहां पे वाटर स्कीपेज करना जरूरी है, और वहां पे जो मंगरूव्स के फॉरेस्ट हैं वो वाटर स्कीपेज की वजह से ही जो है वो वहां पर जिंदा है। अगर वाटर स्कीपेज ना हो तो जो है वो वहां पर मसला हो जाएगा। दूसरा मसला है जी सेक्शन 7 के ऊपर, जो मैंने आपको बता दिया। The federal government cited the historical data of past 20, according to average water 35 to 38 million acre feet has escaped below Kotri. Even 10 billion is allowed to escape below Kotri, and there is sufficient water for additional storage. फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि भैया 35 मिलियन से 38 मिलियन एकड़ फीट जाया हो रहा है और सिर्फ 10 मिलियन एकड़ फीट चाहिए, और 10 मिलियन एकड़ फीट हम आपको देने के लिए तैयार है, बट इतना हम पानी आपको जाया करने नहीं देंगे। ऑन द अदर एंड अगर आप सिंध की बात करें तो सिंध बोलता है नहीं, ऐसी बात ही नहीं, हमारे पास 10-30 मिलियन एकड़ फीट आता ही नहीं है, 10 मिलियन एकड़ फीट होता है और वो हमारे जरूरी है। अब इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि एक टीओआर स्टेब्लिश होने चाहिए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, और थर्ड पार्टी से जो है वो एक इंक्वायरी करानी चाहिए। बट वो इंक्वायरी के लिए टीओआर जो है वो आज तक जो है वो सेट ही नहीं हो पाता कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेट करके एक इंक्वायरी कराई जाए कि कितना पानी जो है वो बिलो कोटरी की तरफ जाया हो रहा है समंदर के अंदर। बट वो कोई प्रोविंस उसके टीओआर पे राजी नहीं होता, तो ये इनके दरमियान आपस में चैलेंज चला आता रहा है।
सही है, आगे बढ़ते हैं। द मोड ऑफ शेयरिंग शॉर्टेजेस 14B ऑफ द वाटर रिकॉर्ड, इस पे भी मसला है कि शेयरिंग किस तरह की जाएगी शॉर्टेज के अंदर। सही है जी। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पंजाब अकॉर्डिंग टू 1991 accord, Punjab has agreed on its share of water that was 2.7% less than its historical share. Sindh on the other hand was given a share of 1.2% that is historical share. Punjab's concern was that it has agreed to a reduced share for itself because of the package deal in 1991 under which additional storage was also conducted. पंजाब बोल रहा है कि हमने जो 1991 के अकॉर्ड के अंदर 2.7% अपना शेयर रिड्यूस किया था, वो किया वजह से था क्योंकि उसमें कंप्लीट पैकेज था और उसमें हमें ये बात बोली गई थी कि एडिशनल स्टोरेजेस बनाए जाएंगे। और सिंध का जो 1.2% ज्यादा हिस्सा मिला था वो हमने राजी इस तरह कहते हैं कि बाद में डैम बनाया जाएगा और उससे कंपनसेट हो जाएंगे, और वो डैम नहीं बन रहा तो हम जो है वो अपना हिस्टोरिकल शेयर ही लेंगे, यानी 2.7% शेयर ज्यादा लेंगे। बट सिंध जो है वो बोलता है कि हर पॉइंट जो है वो 1991 अकॉर्ड का लॉ एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट होना चाहिए, और हर पॉइंट इंप्लीमेंट होगा। और पंजाब ज्यादा शेयर ले रहा है तो वो पंजाब जो है वो एक तरह से वाटर थेफ्ट कर रहा है और सिंध के हिस्से की जो है वो उसे छीन रहा है, बिकॉज इट इज अ बिग प्रोविंस और वो हमसे छीन रहा है, और इसकी वजह से प्रोविंशियल में जो है वो स्ट्राइफ पैदा होती है और रिलेशन जो है वो हर्ट होते हैं। लास्ट पॉइंट जी, ड्रॉ वाटर आउट ऑफ इंडस थ्रू चश्मा झेलम लिंक। चश्मा झेलम लिंक जो है, सिंध हमेशा ये बोल रहा था कि जब भी पानी की कमी आती है, हाँ ठीक है जी, हाँ दूसरा आखिरी पॉइंट इसमें है कि सिंध हमेशा ये बोल रहा होता है कि जब भी वाटर स्केर्सिटी का मसला आता है, जब भी कोई ऐसा साल आता है, जब भी कोई ऐसा महीना आता है जब वाटर कम हो जाता है, स्केर्स होता है, हमारे पास पानी की कमी होती है और हमें एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा पानी चाहिए होता है, तो पंजाब क्या करता है, वो चनाब झेलुम लिंक कैनाल से पानी को डाइवर्ट कर देता है और सिंध के अंदर कम पानी आता है और वो अपनी एग्रीकल्चर को, अपनी इकोनॉमी को तो वो जो है वो थ्राइव कर लेते हैं और हमारी जो है वो पूरी एग्रीकल्चर तबाह हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द लीडरशिप ऑफ द सिंध accuses the upper riparian Punjab of drawing out water through Chenab Jhelum link canal, thereby depriving the lower riparians of its share under water sharing accord and imposing a drought on the provinces. ये सिंध का एक तरह से आप इल्जाम समझ लें, उसका एक राय समझ लें। The latest example of this provided by the Khurshid Shah's outburst in National Assembly against the water shortage in Sindh, in which he tore into the federal government for opening the CJ link canal at a time when his provinces is parched for water. तो ये जो प्रॉब्लम है, यानी सेक्शन 6 वाटर अकॉर्ड का, उसके ऊपर मसला था, किसके ऊपर मसला था, एडिशनल स्टोरेजेस बनाने के ऊपर। सेक्शन 7 था वाटर अकॉर्ड का, यानी किस तरह जो है वो कितना पानी जाया हो रहा है, कितना पानी नहीं जाया होना चाहिए। और जो है सेक्शन 14 था कि किस तरह जो है वो शेयरिंग होनी चाहिए। और लास्ट है ड्राइंग वाटर आउट ऑफ चश्मा झेलम कनाल लिंक, इसके ऊपर जी मसला है। सही है जी, इसके ऊपर मसला है। और इस तरह अगर हम ये नहीं, अच्छा इसके बाद ये हुआ कि वाटर अकॉर्ड को हमने जो है वो कोशिश की कि वाटर अकॉर्ड से हम आगे बढ़ें और हम एक नया वाटर अकॉर्ड शामिल करें, जो कि एक बहुत मुश्किल चीज थी। बट फॉर्चुनेटली मई 2018 के अंदर हमने जो है ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा अगर कहीं पर मौजूद है तो, ये नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में हमने साइन की। बट उसके अंदर हमने ये लिख दिया कि नेशनल वाटर पॉलिसी जो पूरी डिपेंड कर रही है ना, ये नेशनल वाटर पॉलिसी जो पूरी डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है आपके वाटर अकॉर्ड 1991 के ऊपर। ठीक है, यानी वाटर अकॉर्ड 1991 में जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेमवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन का जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो नेशनल वाटर पॉलिसी 2018 में भी वही होगा। यानी ये तमाम प्रॉब्लम्स जो है वो अभी भी मौजूद है। उसके अलावा क्या था जी, नेशनल वाटर पॉलिसी के अंदर कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी की बात की, क्या हम लाइनिंग के ऊपर जाएंगे, कनाल वाटर इरिगेशन की ओवरहॉलिंग के ऊपर जाएंगे, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के ऊपर बात की, न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेशन करने की बात थी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाने की बात थी, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट बनाने की बात थी कि वन विंडो ऑपरेशन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी एक ही इदारा होगा जो सबको रेगुलेट कर रहा होगा, कॉम्प्रहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात थी।
और ये भी बोला गया था कि तमाम जो है वो प्रोमिसेस अपना बजट इंक्रीज करेंगे और वाटर रिसोर्सेज में देंगे ताकि वाटर की प्रॉब्लम हम जल्द से जल्द जो है वो उसको सॉल्व कर पाए। सही है, आगे बढ़ते हैं, डैम डिबेट की तरफ आते हैं। आज का आखिरी टॉपिक जी डैम डिबेट, उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ जाएंगे, कल हम इस वाटर इशू को खत्म कर देंगे। डैम डिबेट जी, कौन कौन से डैम पे जी बहस है ये मैं आपको बता देता हूँ। कालाबाग के ऊपर है 6.1 मिलियन एकड़ फीट, जनरेशन कैपेसिटी जो है 3600 मेगावाट है, बना नहीं है, इसके ऊपर बहस है। दियामीर बाशा डैम जो कि अभी बन रहा है 1400 बिलियन रुपीस के अंदर, 14,000 अरब, कैपेसिटी 8.5 मिलियन एकड़ फीट, जनरेशन कैपेसिटी 4,500 मेगावाट, कॉस्ट 14 ट्रिलियन रुपीस। मोहम्मद डैम कैपेसिटी 1.293 मेगावाट, जनरेशन कैपेसिटी 800 मेगावाट, कॉस्ट 1.59 ट्रिलियन। आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ डैम, वो लोग, अच्छा मैं तो आपको दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स बता देता हूं क्योंकि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली गई डैम डिबेट। मैं आपको दोनों तरफ के डैम के डिबेट के आर्ग्यूमेंट्स बता देता हूं, बट इन द एंड आप जिसको सपोर्ट करना चाहे आपकी मर्जी है, और जिसको ना सपोर्ट करना चाहे उसको ना सपोर्ट करें, बट मैं आपको अपना कंक्लूजन बता दूंगा। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि डैम बनने चाहिए, बड़े डैम्स को जी पार्ट होना चाहिए, बड़ा डैम जो है वो बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, उनके आर्गुमेंट्स, पहला आर्गुमेंट ये है, उनके जो हमेशा आर्गुमेंट यूज होता है, वो ये कहते हैं कि डैम बनने से जी प्रोविंशियल जो है वो यूनिटी जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। वो बोलते हैं डैम बनेगा तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो ये पंजाब और सिंध के दरमियान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मसला है ये इंप्रूव हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरी बात यानी नेशनल यूनिटी ओवरऑल इंप्रूव होगी, नेशनल इंटीग्रेशन इंप्रूव होगी। दूसरी बात जो ये कहते हैं कि वो बोलते हैं इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। अगर आपका डैम जो है वो बन रहा है, इसका मतलब आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बन रही है, यानी इसका मतलब आपके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में फायदा होगा। और उसके अंदर तरबेला और मंगला डैम की एग्जांपल देते हैं कि देखिए उस टाइम पे जब तरबेला और मंगला डैम बना तो किस तरह आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इजाफा हुआ। ठीक है, और जो बोलते हैं कि ये दो बातें की वजह से जो है वो बड़ा क्लियर कट जो है वो बोला जाता है कि ना सिर्फ आपकी जो, अच्छा तीसरी बात ये कि नेशनल सिक्योरिटी, क्योंकि वाटर जो है वो डायरेक्टली नेशनल सिक्योरिटी से इशू है। पानी की कमी जितनी होती जाएगी उतना प्रोविंशियल का आपस में झगड़ा बढ़ता जाएगा रिसोर्सेज के ऊपर, और खुदा न खास्ता ऐसा खतरा ना हो जाए कि इतना झगड़ा बढ़ जाए कि वो फिर इतना क्योस हो जाए कि वो आपस में बात करना छोड़ दे और पूरी फेशन को जो है वो एक डेंजर हो जाए, वो पूरी फेडरेशन को इन डेंजर कर दे। तो वो बोलते हैं डैम बनाया जाए ताकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े, इकोनॉमी बूस्ट हो, नेशनल यूनिटी इंक्रीज हो, और जो है वो नेशनल सिक्योरिटी को कोई डेंजर ना हो। बट ऑल दोस पीपल हु आर अगेंस्ट बिग डैम्स इंक्लूडिंग मी, वो बोलते हैं कि डैम बनाना तो छोड़ की बात, आप डैम स्टार्ट करें बनाना तो वो प्रोविंशियल डिसयूनिटी क्रिएट करेगा, वो नेशनल इंटीग्रेशन की हट करेगा और नेशनल यूनिटी को इम्पैक्ट करेगा। अच्छा ये मैं बात बता रहा हूँ आपको बिग डैम्स की, यहाँ पे मैं छोटे डैम्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं ये 3 बिग डैम्स की बात कर रहा हूँ जिसके मैंने मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए। प्रोविंशियल डिसयूनिटी क्यों है मैं बता चुका हूँ। कालाबाग के ऊपर क्या क्या मसला है, सिंध बोलता है कि आप कालाबाग डैम बनाएंगे तो हमारा जो पानी 10 मिलियन एकड़ फीट लोअर डेल्टा की तरफ आ रहा है वो भी नहीं आएगा, हमारे डेल्टा की लाइफ बर्बाद हो जाएगी, सी इंफ्यूजन हो जाएगी, मंगरूव फॉरेस्ट जो है वो तबाह हो जाएंगे। केपी के बोल रहा होता है अगर आप जो है वो कालाबाग डैम बनाएंगे जो हमारा जो नौशहरा का पूरा सिटी है वहां पे फ्लड्स आने का खतरा बढ़ जाएगा और हमारी जो है वो पूरा एग्रीकल्चर लैंड जो है उसकी फर्टिलिटी तबाह हो जाएगी, तो हम आपको बनाने नहीं देंगे। इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने कि पहले ही बताया कि इन्वायरमेंटल कॉस्ट इसलिए है कि अगर आप फॉर एग्जांपल दियामी भाषा डैम की बात ले लें या कालाबाग की बात ले लें, रोअर डेल्टा जो है वो आपका तबाह है, यानी वहां पे मंगरूव फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे, सी इंफ्यूजन भी हो जाएंगी, तो वहां पे आपको बहुत एक फॉर एग्जाम्पल अगर आप उसकी बात करें दियामी भाषा डैम की तो सबमर्जन ऑफ ओवर 2500 एकर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आपका तबाह हो जाएगा, यानी 2500 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड आपका तबाह होगा बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ जामिर बादशाह डैम। सही है जी, इन्वायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल का बहुत बड़ा खतरा है। 30,000 पीपल अकॉर्डिंग टू वापडा विल हैव टू बी डिस्प्लेस्ड। 30,000 लोगों को जो है वो डिस्प्लेस करना पड़ेगा। और उन्होंने उनसे वादा तो किया है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, बट तरबेला और मंगला डैम के केसेस अभी तक चल रहे हैं और उनको कंपनसेट नहीं किया गया। सिस्मिक एक्टिविटी का खतरा है, खासतौर पे कालाबाग एंड द्यामी नॉट अ नेचुरल साइट डैम वनरेबल टू क्रैक्स एंड लीकेजेस। किंग कॉलेज की एक स्टडी है, जियोग्राफर का नाम है दानिश मुस्तफा। उन्होंने एक पूरी स्टडी की थी और बाकायदा और 2-3 और स्टडीज है कि आप द्यामीर और कालाबाग जहाँ पे बना रहे हैं वो सिस्मिक एक्टिविटी जोन है, वहां पर जो है वो अर्थक्वेक का खतरा बहुत ज्यादा है। और अगर खुदा ना खास्ता अर्थक्वेक आता है तो आपका पूरा सिटी जो है वो सबमर्ज हो जाएगा पानी के अंदर और आपको बहुत ज्यादा लॉस होगा। आखिरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, इकोनॉमिक कॉस्ट। बड़े डैम की इकोनॉमिक कॉस्ट इतनी है कि आप बेयर ही नहीं कर सकते। सही है, बहुत ज्यादा मसला। आप डैम बना लो, कुछ साल के बाद वो डिप्लीट होने लग जाता है, आपको उसको ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, जैसे तरवेरा और मंगला डैम अभी करनी पड़ेगी। पैसा कहाँ से लाएंगे? अगर आप पैसा लाते हैं तो आपको उसको डेट लेना पड़ेगा। डेट लेंगे तो आपको फिर डेट सर्विसिंग के लिए मजीद डेट लेना पड़ेगा। आपकी इकोनॉमी ऑलरेडी सीवियर हालत में है, ऑलरेडी वो वेंटिलेटर के ऊपर है। आप चंदा लेकर डैम नहीं बना सकते। यहाँ पे मैंने एक इकोनॉमिस्ट खुर्रम हुसैन की स्टेटिस्टिक्स भी है कि अगर फॉर अ मूवमेंट इफ यू अज्यूम दैट ऑन एवरेज द अकाउंट फीस एंड फ्लो ऑफ रेस्ट 20 मिलियन पर डे, अगर रोज आपको 2 करोड़ रुपए का भी चंदा है, कितना मैं बोल रहा हूँ, 2 करोड़ रुपए का भी अगर आपको चंदा आ रहा है, विच इज हाईली ऑप्टिमिस्टिक, देन इट विल टेक ऑलमोस्ट 199 years to collect 14 ट्रिलियन रुपए। आपको 200 साल चाहिए 1400 अरब रुपए जमा करने के लिए और द्यामीर बादशाह डैम बनाने के लिए। तो पब्लिक फाइनेंस is not a joke. The state cannot be run like a charity, and infrastructure finance cannot be crowdsourced like this. The calculation has assumed an average contribution of raise 20 million per day every day for years and years on end. How long will the momentum behind this endeavor sustain itself? Weeks, months, और यही हुआ कि वो मोमेंटम टूटा। 2 करोड़ तो दूर की बात, अब 2 लाख रुपए भी ये दिन में जमा नहीं होते डैम के फंड के अंदर, बल्कि वो फंड की वेबसाइट ही खत्म कर दी गई है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने बहुत थोरो और बहुत कंप्रेहेंसिव व्यू के अंदर जी पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस के कॉजेस, प्रॉब्लम, सॉल्यूशंस को पढ़ा, डैम डिबेट डिस्कस की, वाटर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान को डिस्कस किया, जो प्रोविंसेस के दरमियान क्या है। अच्छा, डैम अगर बड़ा ना बनाए तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आप ओवरहॉलिंग ऑफ कैनाल वाटर इरिगेशन सिस्टम की तरफ जाएं, आप रैशनलाइजेशन ऑफ टेरिस की तरफ जाएं, आप जो है वो मॉडर्न मीन्स ऑफ फार्मिंग की तरफ जाएं, आप जो है वो स्मॉल डैम्स बिल्ड तरफ जाएं। ये तमाम ऑप्शंस मौजूद है जिसके थ्रू आप अपने वाटर क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। चले जी, अब आपका क्वेश्चन का टाइम है, जिसको जो भी क्वेश्चन करना है वो कर सकते हैं। मुस्कान बोलिए सर, स्टोरेज इशू कैसे सॉल्व होगा? मुस्कान बता तो रहा हूँ, आप जो है वो अच्छा, एक और इशू इस तरह भी सॉल्व हो सकता है जो आपके जी वो है ना एक्यूफर्स। आप एक्यूफर्स को स्टोरेज भर सकते हैं, वो आपको एक बहुत फायदा दे सकता है। एक्यूफर्स को आप रेप्लीट होने से बता सकते हैं, उसको रिफिल कर सकते हैं एक्यूफर्स को। और शॉर्ट डैम्स की, स्मॉल डैम्स की तरफ आप जा सकते हैं, ओवरऑलिंग ऑफ कनाल्स कर सकते हैं, फार्मिंग के थ्रू आप जो है मॉडर्न मीन्स करें तो आपका पानी वहां पे बचेगा। ये सब चीजें हैं जो आपको फायदा दे सकती हैं। चले जी सकलैन, आप अपना क्वेश्चन पूछें, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सर पहले तो ये था कि चैलेंजेस में हम कोटा सिस्टम की डिसएडवांटेज या मतलब उसके जो नुकसान होते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे लाइक कल आप जैसे सीएसएस का पेपर भी आया है और रिजल्ट आया है, उसमें भी अर्बन और रूरल था नहीं पंजाब के अंदर, खाली सिंध के अंदर था। और इस बिल्कुल, तरह देखिए कोटा सिस्टम को नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। कोटा सिस्टम को जब क्रिटिसाइज करेंगे जब व्हेन वी विल प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम एज फार एज द क्वालिटी इज कंसर्न। अगर हम तमाम प्रोविंस को एक ही जैसी क्वालिटी दे रहे हैं ना एजुकेशन की, फिर हम कोटा सिस्टम खत्म कर सकते हैं, फिर हम बोलते हैं ओपन मेरिट है। अब पंजाब की एजुकेशन इतनी अच्छी है और सिंध की एजुकेशन रूरल की इतनी खराब है, और बलूचिस्तान में तो उसकी भी एजुकेशन खास नहीं है, और रिमोट एरियाज अलग हो गए वजीरिस्तान के, तो वहां पर एक आप compete ही नहीं कर सकते किसी बच्चे से। तो आप जब तक कोटा सिस्टम खत्म नहीं कर सकते, कोटा सिस्टम जब तक रहेगा, जब तक यहाँ पे डिस्पैरिटी है, जब तक यहाँ पे रीजनल डिफरेंसेस है एज फार एज एजुकेशन स्टैंडर्ड इज कंसर्न। सही है ना? लोग बोलते बड़े आसान है, कराची आइट्स जो है, खास तौर पे जो कराची के रहने वाले हैं, जो जैसे कि मैं हूँ, उनका एक सिंपल सा आर्गुमेंट होता है जी, कोटा खत्म हो जाना चाहिए।
और ओपन मेरिट होना चाहिए। तो मैं तो समझाता कोटा खत्म हो गया, जो सीटें मिल रही है ना वो भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो पंजाब पूरी ले जाएगा, वहाँ पे मेरिट बहुत हाई है उनका। तो कोटा सिस्टम है, वो आपको भी फायदा है, सबको फायदा इस वजह से है कि जो जहाँ पे एजुकेशन स्टैंडर्ड लो है वहाँ के बच्चे को कम से कम कुछ मिल तो रहा है, वरना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था जो प्रोविंस के अंदर कोटा होता है अर्बन और रूरल का, वो खत्म करने के ये बाद नहीं होना ओवरऑल चाहिए ना, में। देखो अर्बन और रूरल का भी नहीं होना चाहिए, प्रोविंस एक ही होता है। ठीक है, ये तो सिंध के अंदर उन्होंने कर दिया था अर्बन और रूरल का कोटा, वरना ऐसा होता नहीं है। या तो आप प्रोविंसेस डिवाइड करें, ठीक है, अगर आपको पंजाब को करना है तो या तो आप साउथ पंजाब बनाए, भावलपुर बनाए, तो साउथ पंजाब का फिर कोटा अलग हो जाएगा, भावलपुर का कोटा अलग हो जाएगा। लेकिन एक प्रोविंस के अंदर अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो फिर तो आप विद इन द प्रोविंस भी आप डिवीजन करना शुरू कर रहे हैं ना, फिर तो आप विद इन प्रोविंस डिवाइड करोगे तो कल को बोलोगे मैं जो हूँ वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर भी डिवाइड करूँ कि सर ये देखिए जो है वो कोरंगी वालों को ज्यादा सीट मिल गई, मलिर वालों को कम मिल गई। ठीक है ना, तो ये कहीं जाके रुकेगा नहीं। अगर आप विद इन प्रोविंस डिवाइड करना शुरू कर दोगे तो विद इन सिटी के बाद विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन सिटी का विद इन टाउन, तो ये कहीं रुकेगा नहीं। ये ऐसा ना करो, मैं तो सिंध में भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो हुआ। जो भी हुआ वो कुछ मसले मसाइल थे यहाँ पर। उसकी दूसरी बात है सेक्रेटेरियन या लैंग्वेज इश्यूज या इथनिसिटी के क्लैश की वजह से, बट या तो प्रोविंसेस बना दो अलग, या ना, या तो एक ही रहने दो, या प्रोविंस बनेगा तो अलग कोटा खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन यूं करने लग गए ना विद इन प्रोविंस, फिर विद इन सिटी, फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट, तो ये स्टॉप ही नहीं होगा। और और सर एक ये था कि अफगानिस्तान में जबकि जंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो ग्रे लिस्ट में क्यों नहीं है एफएटीएफ की? अभी आपको ये यही तो बात मैं बताता हूँ आपको कि ये जो है वो इट्स मोर रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिक रीजन देन इकोनॉमिक रीजन। ठीक है, कि ये इसका स्ट्रेटेजिक रीजन से बड़ा ज्यादा लिंक होता है। ग्रे लिस्ट हो गई, ब्लैक लिस्ट हो गई, आईएमएफ आपकी जो स्ट्रिंग्स पुल कर रही होती है, ये जियो स्ट्रेटेजिक से ज्यादा लिंक कर रहा होता है, आपके स्ट्रेटेजिक रिलेशन से ज्यादा लिंक कर रहा होता है। अभी आपके रिलेशन इंप्रूव हो जाए यूएस के, अभी आप थोड़ा चाइना से दूर हो जाए, अभी आप सीपेक को रोक दें, आप ग्रे लिस्ट से तो क्या आप काफी चीजों से बाहर आ जाए। अच्छा, और सर आपने जो क्राइसिस बताए थे ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, उसमें हम सर ये लिख सकते हैं कि इनइक्वालिटी टूवर्ड्स मिनॉरिटीज़ की वजह से भी हमारे इंटीग्रेशन के क्राइसिस आए, जैसे कि अब जाके इमरान खान साहब ने बनाई है कौंसल मिनॉरिटीज़ के लिए, 75 ईयर से बनी नहीं आज तक। और उसके बाद सर बिल्कुल, देखिए रिच पुअर डिस्पैरिटी गैप भी है, जबकि देखें सर वेस्टर्न के अंदर रिच पुअर डिस्पैरिटी गैप बहुत कम है, और पाकिस्तान में जो रिच पुअर डिस्पैरिटी बहुत है, लांडी वाले की सोच डिफेंस वाले से मिल ही नहीं सकती, वो कभी समझेगा ही नहीं कि डिफेंस वाला मेरा भाई है। अच्छा अच्छा, सही है, मतलब ठीक है, तुमने बोल दिया ब्लंट तरीके से। हाँ सही है, कह सकते हो, पर वही है ना, देखो एट द एंड वो इट्स ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। सही है, वो तुम्हारी बात सही है, माइनॉरिटी वाली परफेक्ट आर्ग्यूमेंट है, वो आप यूज कर सकते हो, इट्स अ गुड आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल यूज करो। बट एज फार एज दिस कंसर्न की जो थिंकिंग गैप है और एक दूसरे को अंडरमाइन करना या ओवर वैल्यू करना, ये सोशलाइजेशन का गैप है, ये आपकी सोशलाइजेशन का मसला है, ये आपकी माइंड को जिस तरह ग्रोथ की जा रही है उसका मसला। अच्छा, दोनों तरफ से इशू है। ठीक है, जो तुमने डिफेंस और ये बात की है ना, ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, तो ये दोनों तरफ का इशू है, वहां वाले उनको अंडरमाइन होते हैं, दूसरे वाले उनको ओवर वैल्यू भी कर रहे हो। ठीक है, कि वो पता नहीं कौन सी दूसरी क्या मखलूक है ना। तो इट इज ऑल अबाउट सोशलाइजेशन, आपके किस तरह माइंड आपको बनाया गया है, उसको आपके घर में किस तरह स्ट्रक्चर किया गया है। इफ यू हैव अ कॉन्फिडेंट पर्सन ना, तो आप चाहे झोपड़ी में रहो या आप चाहे बंगले में रहो, आपको कोई फिक्र नहीं है। ठीक है ना, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, आप रोड पर बैठ के भी खा सकते हो, और आप बाहर कॉन्टिनेंटल पीसी में भी आप वैसे ही बैठ के खा। बट इट्स ऑल अबाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सोशलाइजेशन, खासतौर पे आपकी जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है घर की, इनिशियल ईयर्स की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो आपको किस तरह दी जा रही है। अगर आपको शुरू से बताया जा रहा है कि नहीं आप कमतर हो और अगला ज्यादा है और आप ये हो और आप फलाना हो, तो आपकी फाइनल ग्रोथ भी इस तरह होगी। और अगर आपको शुरू से ये बोला जा रहा है कि यू कैन डू एनीथिंग, और तुम्हारी अपनी वर्थ है, तुम्हारी अपनी वैल्यू है, तुम्हारी अपनी एक डिस्टिंक्टिव नेचर है, तो आपकी वो चीज नजर आएगी सबके सामने। ठीक है ना, ये ना सिर्फ लेक्चर के लिए है, ये आप लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि अपनी वर्थ को पहचानो और अपने आप पर इन्वेस्ट करो, और सोसाइटी के बारे में फिक्र ना करो। ठीक है जी। ठीक सर, और लास्ट क्वेश्चन ये था कि सर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम बता दें जिसको प्राइवेटाइज किया हो या नेशनलाइज किया हो तो उससे फ़ायदा हुआ उसको, ऑर्गेनाइजेशन को। पीटीसीएल पीटीसीएल की एफिशिएंसी इंप्रूव हुई, जो है वो करने के बाद, प्राइवेटाइज करने के बाद, बट वो प्राइवेटाइज जिस तरीके से की गई वो सही नहीं है, वो उसका अभी तक मसला अटका हुआ है, बट उसकी जो है वो काफी जो है वो इम्प्रूवमेंट हुई। एचबीएल को जब किया गया उसकी जो है वो परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई। एचबीएल को ठीक है सर ना, कब किया था प्राइवेटाइज? नहीं मुझे ईयर
अच्छा उसका सुन लो, वो जो है वो पीटीसीएल को जो है परवेज मुशर्रफ के टेन्योर में किया गया था। परवेज मुशर्रफ का टेन्योर लिखो, प्राइवेटाइजेशन देखो, तुम्हारे पास काफी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, उसमें से काफियों की जो है वो एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है काफी। ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी पूछो, जी पूछो पूछो। कौन एहसन बोल रहा था, कौन बोल रहा जी था? एहसन बात कर रहा हूँ सर। मेरे 2 से 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पाकिस्तान अगर दयामिर भाषा डैम बनाता है जो कि स्कर्दू में बनेगा, तो उससे जो इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अंदर बगलीहार डैम बनाया, क्या वो उसका बनाना ऑथेंटिकेट नहीं हो जाएगा? और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के वाटर क्राइसिस जो है उसकी जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, या पाकिस्तान उसको स्ट्रेटेजिकली किस तरह से देखता है? एक तो ये है कि हमें वाटर का क्राइसिस हो रहा है, वाटर हमारे पास स्कैर्स होता जा रहा है, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर अगर हम ये देखते हैं कि जो इंडिया के साथ हमारा डिस्प्यूट है वो इस हिसाब से काफ़ी बढ़ जाएगा अगर हम वाटर के मेरे ऊपर ख्याल काम में नहीं तुम्हारा करते। एहसन 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 तुमने मेरा लेक्चर में स्टार्ट में सुना नहीं। मैंने अगर तुम्हें बोला हो कि देखो, मैंने इश्यूज को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। मैंने बोला आज मैं डोमेस्टिक इश्यूज पढ़ाऊंगा, कल मैं रीजनल इश्यूज पढ़ाऊंगा। हमारा पाकिस्तान इंडिया के साथ क्या मसला है, इंडिया किस तरह कौन से डैम बना रहा है, चाहे वो बगलियार हो, चाहे वो वुलर बैराज हो, चाहे वो जो है वो दूसरे डैम हो, वो किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं आपके उसको द्यामीर भाषा डैम के ऊपर। आईडब्ल्यूटी का क्या मसला है, क्या इश्यूज है, तो वो रीजनल इश्यूज में पढ़ेंगे ना। सही। अच्छा रिलैक्स सर, रखो। इसके अलावा एक और चीज़ है कि जो हमारा इंटर प्रोविंशियल डिस्प्यूट है, कि हम टेक्नोलॉजिकल मॉनिटरिंग के थ्रू उस इशू को ख़त्म नहीं कर सकते। हम अभी उन्हीं चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं कि पानी वहाँ से इतना आ गया, इसने चोरी कर ली, ये चीज़ ख़त्म हो गई। तो टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू ये इशू रिजॉल्व हो सकता है थ्रू सीसीई और इस तरह के जो बाकी बिल्कुल प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल। लेकिन उनको अब उसका इस्तेमाल नहीं मसला किया ये जाता। है, हाँ उसका मसला ये है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू तो रिजॉल्व हुआ जाता है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी यूज करने के लिए तो पहले प्रोविंस को बैठ के टीओआर बनाना पड़ेगा ना। वो टीओआर ही एग्जैक्टली। नहीं बन रहा। वो टीओआर ही नहीं बन रहा। टीओआर के लिए आपको सीसीआई में बैठना पड़ेगा। सीसीआई में आप जब जाके बैठते हो तो आपके रोना धोना ही नहीं खत्म होता। ठीक है ना? तो ग्रजिस इतनी है आप लोगों के दरमियान कि वो आपके टीओआर नहीं बन पा। 1991 में आपने बोला था कि टीओआर बनेंगे, कि कोटी बराज के थ्रू कितना पानी जाया हो रहा है और प्रोविंसेस मिलकर बनाएंगे। 1991 से 2020 आ गया और अभी भी आप हेयर एंड देयर स्टडीज पे क्लेम कर रहे हो कि भाई जो है वो नर्स की ये स्टडी है, 10 मिलियन एकड़ फीट जा रहा है, जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की ये स्टडी है। बट पंजाब यूनिवर्सिटी नर्स की स्टडी से कोई प्रोविंस बात थोड़ी मानेगा जब तक कोई ऑफिशियल काम नहीं होगा, और ऑफिशियल काम कभी भी नहीं होगा। वजह यह है कि देखो, मैंने हमेशा यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर पॉलिटिक्स। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ एलिमेंट ऑफ पॉलिटिक्स दैट इज इंक्लूडेड इन वाटर। ठीक है? अब जब भी कोई चीज पॉलिटिक्स का एलिमेंट जब भी कोई चीज में आ गया ना, तो बस फिर वो पॉलिटिक्स ही बन जाता है। फिर उसको आप पॉलिटिक्स के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे होते हो। आप आवाम में जाते हो, मासिस में आप नारा लगाना शुरू कर देते हो कि हमारा पानी चोरी हो रहा है। आप किसी सिटी को जो है वो ट्रिगर करना शुरू कर देते हो। दैट्स व्हाई द टॉपिक इज वाटर पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ठीक है? तो वो पॉलिटिक्स, इट इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। और ये रहेगी जब तक जो है वो कोई ऐसा ना होता, ऐसा कंसर्न ना हो कि शायद किसी एक ही गवर्नमेंट की आ जाए, फेडरल में भी, पंजाब में भी, सिंध में भी, और वो ऐसी गवर्नमेंट हो जिससे मासिस की सपोर्ट हासिल हो, तब जाके जो है वो आपकी ये मसले रिजॉल्व हो सकते। और कोई क्वेश्चन भाई? सही सर, एक और चीज़ थी शुगर केन की फार्मिंग की, जो हमने बात की कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटेंसिव वाटर फार्मिंग है शुगर केन, उसमें से एक आता है। 88 के करीब शुगर मिल्स पाकिस्तान के अंदर है, जिसमें से मोर देन 50% कंसिडर की जाती है कि पॉलिटिशियंस की हैं। अगेन जिन्होंने सोल्यूशन देना है वही एक हर्डल है। तो हम ना तो अपनी क्रॉप की जो आप ये कह लें कि प्रेफरेंस है उसको चेंज कर सकते हैं, ना हम अपनी जो है उस हिसाब से कोई सोल्यूशन उसके अंदर लेकर आ सकते हैं। अगेन हम घूम फिर कर उसी सर्कल में घूम रहे हैं और वहीं पर आके खड़े हो जाते हैं जहाँ से हमारा इशू स्टार्ट होता है। तो अगर ये तो इशू सॉल्व ही नहीं हो सकेगा इस तरह से। नहीं, ये सही बोल रहे हो तुम। तभी तो नहीं सॉल्व हुआ। हर एक को पता है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है कि शुगर केन एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, उससे आपका पानी जाया हो रहा है। और सही बोला तुमने, इट इज अ विशियस सर्किल। और यही चीज है। बट इसमें मैं तुम्हें सिंपल बोलूंगा कि तुम तंग लग रहे हो मुझे, तो थोड़ा सही है, रिलैक्स करो, सही अच्छी बात है। बट ये लिखना है, मतलब ला के लिख देना यही चीज, बट इतना हार्श ना होना कि नहीं सही होगा और ये चीजें नहीं होगी। बट इट इज सही। द रियलिटी। तुम्हारे पास 100% बात सही है। ऑन ग्राउंड पर यही चीज है, द विशियस सर्किल। आपने डिसीजन मेकिंग किसने करनी है? उन्होंने करनी है जो ऑलरेडी शुगर काटर्स हैं, शुगर माफिया है। तो कैसे इस तरह से करेंगे कि वो अपने अगेंस्ट डिसीजन लें इन अ लार्जर इंटरेस्ट? वो कभी भी नहीं होगा। बट इट इज अ रियलिटी, और ये आप लिख भी सकते हो कि एक सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो है वो ओवरऑल पाकिस्तान का जो एक
ओवरऑल जो बेनिफिट के अंदर है वो हर्ट हो रहा है। इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही हैं। सर एक लास्ट चीज़ और है, आपने कहा कि थ्रू एजुकेशन हम इस चीज़ को भी कर सकते हैं कि हम ये लोगों के अंदर मोटिवेशन लेकर आएँ, या आप जो है अवेयरनेस लेकर आएँ कि पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, कम इस्तेमाल करना है, ज़ाया नहीं करना। मोर देन 90% हमारी पॉपुलेशन मुस्लिम है और इस्लाम कहता है कि किसी भी चीज़ का इसराफ जो है वो इखलाकी तौर पे भी और मजहबी लिहाज से भी गलत है। हम उस रिलीजन के मानने वाले जब उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो एक कैंपेन्स और एजुकेशन के थ्रू हम कहाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? देन अगेन इस सॉल्यूशन के ऊपर एक मार खा जाता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात सही है कि हम मानने वाले भी हैं, तो काफी लोगों को तो इसका एहसास ही नहीं है। लेकिन कैंपेन से फर्क तो पड़ता है हियर एंड देयर। अगर तुम ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान की कैंपेन देखो तो उससे फर्क पड़ा था स्टार्ट के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली हम अपनी कैंपेन का मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। प्राइम मिनिस्टर बड़े एक इंथुजियाज्म के साथ एक कैंपेन का ऐलान करते हैं, 2-3 दिन, 1-2 हफ्ते, 1 महीना जो है वो तमाम सेलिब्रिटीज आते हैं, तमाम जिनको बोला जाता है कि जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं सोसाइटी के ऊपर, वो बड़े एक इंथुजियाज्म के साथ आते हैं और कैंपेन लॉन्च करते हैं, और पब्लिक भी बोलती है अच्छा भाई क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की कैंपेन है, सफाई सुथराई, बट उसका मोमेंटम ही कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते। बट अगर हम मोमेंटम ये थ्रू आउट कैरी फॉरवर्ड कर पाए तो शायद जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट हो। जिस तरह आपने सुनामी जो किया था ना, बिलियन ट्री सुनामी, उसका आपने मोमेंटम कैरी किया था केपी के अंदर। आप हर महीने हर जलसे के अंदर हर जगह आप बोल रहे होते थे कि दरख्त दरख्त और ट्रीज, ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन। बट इस तरह का अगर आप मोमेंटम कैरी करो वाटर के लिए थ्रू आउट, तो भाई वाटर सेव करना है, हर जलते जुलूस में, मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि इट इज द इशू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल यूनिटी, ये वो, तो आवाम के अंदर एक अवेयरनेस आएगी, और बिल्कुल आएगी, इसमें कोई बात नहीं है कि उसमें आप रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स को यूज करो, पल्पिट को यूज करो, काफी रिलीजियस स्कॉलर्स मौजूद है, उनको आप बुलाओ, चैनल पे बिठाओ, आप टेलीथॉन जो है वो चीज करो, ये सब चीजें हो सकती हैं। आजकल तो इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, हर चीज हो सकती है, बट स्टार्ट तो करो। आपने वाटर जो है वो ऐसा मिनिस्टर लगाया हुआ है कि जिसको हर बात आती है, जो और वाटर के अलावा वो हर बात करता है। कभी वो जॉब दे रहा होता है लोगों को, कभी वो कुछ दे रहा होता है, बट उसको वाटर का नहीं पता, वो उसको हर चीज पता है। तो आपने ऐसे लोग लगाए हुए जो कि थोड़ा सा नॉन सीरियस एटीट्यूड है, जिनका कम से कम आप किसी टेक्निकल बंदे को लगा के शायद कुछ फायदा हो। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। 7:25 होगा, इस्लामियत का लेक्चर भी शुरू करना है। अगेन सॉरी, जिसके भी जो भी छोटा सा सवाल है, सॉरी सर, छोटा सा सवाल ही पूछना। सर ये सवाल है कि आपने बताया कि क्लाइमेट चेंज जो डिमांड साइड कॉजेज में आएगा, तो सप्लाई साइड में नहीं आएगा ऑल्सो? नहीं क्योंकि यार, जो मैंने आपको बताया ना कि जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है ना, पाकिस्तान वाटर इश्यूज, उसके अंदर उन्होंने ये बेटर मेंशन किया हुआ है कि अभी तक जो वाटर क्राइसिस के रिपरकशंस आ रहे हैं, उससे थ्रू डिमांड सप्लाई जो है वो अभी तक 142 मिलियन एकड़ फीट तकरीबन एवरेज जो है वो बरकरार है, और आने वाले सालों में भी वो तकरीबन इतनी ही रहेगी। बट मसला कहाँ पर आ रहा है? इंटेंस हीट वेव्स की वजह से, इरेगुलर वाटर वेदर चेंजेस की वजह से सप्लाई, डिमांड इंक्रीज हो रही है। जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो फिर वो जारी बात है, ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। ठीक है सर, मेरा सिर्फ ये था कि हमारे जो ग्लेशियल जो रिसोर्स है जहाँ से पानी की सप्लाई आ रही है, वो भी तो डिप्लीट हो रही है ज्यादा वो फास्टर। डिप्लीट हो रही है, वो बेसिक सही बात है, वो तुम्हारी फास्ट लेवल के ऊपर डिप्लीट हो रही है। बट आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 1 डीके के बाद, 2 डीके के बाद, 3 डीके के बाद कि वो सप्लाई आए। बट एज फार एज द रिसेंट फ्यूचर इज कंसर्न, उस वक्त तक नहीं होगा। बट यू कैन राइट क्लाइमेट चेंज एज वेल एज इन सप्लाई साइड, वो तो लिख सकते हो, ठीक है, सप्लाई साइड ठीक पर है, भी लिख सकते हो। ओके, तो जब हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे ना, तो मैं दिखाऊंगा कि उसमें हम ग्लेशियर्स वाला डाटा भी शेयर करेंगे कि हाउ फास्ट हमारे जो है वो ग्लेशियर्स जो है डिप्लीट कर रहे हैं। उसमें तो देखना, हिमालय और कराकोरम का रेट बहुत ज्यादा है, और वहीं से हमारे पास सारा पानी आता है। ठीक। चलो, थैंक यू वेरी मच। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग एंड द लेक्चर इन द ग्रुप, एंड वी विल मीट इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।